नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। मैं बहुत स्लो बोलूँगी, तो आप लोग कान लगा कर रखना। हो सकता है कम भी बोलूँ, बिकॉज़ दिल्ली का वेदर मेरे थ्रोट पर असर कर चुका है। तो मन तो नहीं कर रहा था बोलने का, लेकिन फिर मेरा ख़्याल आप लोगों का आ ही गया। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि आमाल ने एक कोशिश और की थी कविशा को मनाने की, उसके पास जाने की, लेकिन कविशा ने उसे जाने के लिए कह दिया था। एक आदमी कुछ पेपर पे साइन कराने के लिए पहुंचा था उसके पास। उसके बाद रूह भी गई थी कविशा से मिलने के लिए। रूह के दिल में बेचैनी है। बस यही पिछला एपिसोड था। बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता वो जाकर सुन सकते हैं। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। कविशा के जाने का आदेश लिए आमाल घर पहुंच आई थी। बिना किसी से एक शब्द कहे वो अपने कमरे में चली गई थी। रात भी हो गई थी। मॉम को पूरा का पूरा पता था कि कब वो जा रही है और कब वो आ रही है। अपनी बेटी की इस बेचैनी पर वो लाचार नज़र आ रही थी। वहाँ कविशा भी दरवाजे का छोर छोड़ चुकी थी और अपने बेड पर चली गई थी। बेड पर जाकर आंखें बंद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अमाल जैसे वहाँ से आई थी वैसे ही अपने बेड पर लेट गई, भीगे कपड़ों के साथ। और बस अपनी खुली आंखों से वो सारे मंजर याद करने लगी जो इस कमरे में वो कविशा के साथ बिता चुकी थी। वो पल जब वो कविशा का हाथ पकड़े उसे अपने करीब कर लिया करती थी। वो पल जब कविशा ने उसकी बैग पर वो काका का मरहम लगाया था। हथेली छाप दी थी अपनी कविशा की कलाई पर अमाल ने, और उस छाप पर अपने होठों के छाप भी छोड़े थे। एक छाप को मिटाने के लिए अपने होठों के छाप लगाने चाहे थे अमाल ने। उसकी वो साड़ी का पल्लू पकड़ लेना, उसे दरवाजे के साइड में अपनी बाहों में बांध देना, सब। कविशा के चेहरे का वो तेज, कविशा के चेहरे की वो रौनक, चिढ़, वो बेबाक अंदाज, सबका सब अमाल की नज़रों के सामने आ रहा था। उसके वो तीखे बोल, उसकी वो जानलेवा नज़रें, उसके वो कातिलाना बाल, सब कुछ उसी का तो था। वो यही सोच रही थी, सब कुछ मेरा था। फिर ये कैसे हो गया? कैसे इतनी दूरियां हो गई? कैसे उसने वो लफ्ज़ कह दिए? और क्या वो लफ्ज़ पूछना गलत था? वहाँ कविशा की आंखों के सामने भी वही मंजर थे, अपने वजूद से ना हटने वाली अमाल की वो नज़रें जो उसे बहुत भाया करती थी। वो पॉइंट जब उसका दिल मुड़ गया था अमाल की तरफ, वो एक पल जिसके बारे में अमाल हमेशा कहा करती थी शायद वो घर कर रहा था कविशा के दिल में, लेकिन वो घर बनने से पहले ही उसे हिला दिया था अमाल के उन शब्दों ने। कविशा के दिल में दर्द था अमाल को इस तरह देखकर, इसी तरह कश्मकश में, अपने अपने ख़याल में, अपने अपने दर्द में, अपनी अपनी सांसों को बटोरते हुए रात गुजर गई थी। लेकिन इनकी आँखों का हाल वही था जो बेड पर लेट जाने से पहले था। बिल्कुल भी सोए नहीं थे ये दोनों। सुबह रूह जो थी वो पूजा कर चुकी थी, और पूजा कर लेने के बाद उसने नाश्ता खाया था मॉम के हाथ से, क्योंकि अमाल तो अभी कमरे से निकली ही नहीं थी और कविशा वो तो घर पर ही नहीं थी। बस उसी उदास मन के साथ उसने थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद अपने कदम अपने रूम में कर दिए थे, और बस उसके अंदर एक बेचैनी चल रही थी। ना जाने उसे क्या काट रहा था अंदर ही अंदर। क्या हुआ है, क्या हुआ है जो भाभी भी नहीं बता रही। एके तो कभी नहीं बताएगी मुझे, क्योंकि मैं उससे छोटी हूँ ना। वो यही कहेंगी। क्या करूँ मैं? ये घर
ये घर भाभी के बगैर घर नहीं है। मॉम से, लेकिन मॉम से क्या कहूँगी? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूँ भाभी? तभी तभी रूह का फ़ोन बज उठता है। वो फट से फ़ोन उठाकर कान पर लगाती है। गुड मॉर्निंग विश किया था रूह के प्यार ने, जिसका नाम विनय है। अगर मैंने पहले कोई और नाम बताया है तो आप मुझे बता देना, वरना विनय ही रखते हैं। विनय ने अपनी जान रूह को गुड मॉर्निंग विश किया था, जिसका जवाब भी रूह ने दिया था, लेकिन उसकी आवाज़ में वो खनक नहीं थी। तो विनय पूछ पड़ा था, विनय कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हुआ क्या है? हाँ, क्या तुम मुझसे मिलोगे? हाँ, आज मुझे भाभी को लेके नर्सिंग होम जाना है, तो वहीं आ जाओ, विनय ने कहा था रूह से। रूह ने अपनी भवेसी खोलकर थोड़ी देर सोचकर उसको हाँ में जवाब दिया था, और फ़ोन 2-3 बातें और कर लेने के बाद कट गया था। सॉरी। रूह ने ज़्यादा देर नहीं की। उसने गाड़ी निकाली और वो उसी नर्सिंग होम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ पहुँच गई थी। विनय वहीं था। विनय ने रूह को देख लिया था। ये दोनों एक दूसरे के सीने से लगना चाहते थे, लेकिन ये जगह दुरुस्त नहीं थी, लोग थे, तो इसलिए ये दोनों एक कदम की दूरी लिए आमने सामने होकर रुक गए थे। क्या हुआ है रूह? मेरी जान का चेहरा इतना उतरा क्यों है? विनय ने पूछा था बहुत सहज भाव से। वो कुछ नहीं विनय, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। हाँ, तो क्या ये परेशानी तुम मुझसे नहीं बांट सकती? बांट तो मैं सब कुछ सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। तभी विनय की भाभी इस तरफ आई थी और उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी रूह, और इसको साथ देखकर वो समझ गई थी कि ये रूह ही है। भाभी, बस विनय, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये रूह है ना? मुस्कुराते हुए भाभी ने कंफर्म किया था। रूह ने भाभी के पैर छूना चाहे थे, लेकिन भाभी ने रूह को बाँह से पकड़कर अपने गले से लगा लिया था, और ये तीनों एक जगह बात करने लगे थे। इस नर्सिंग होम में एक छोटा सा बागीचा था। वहीं पर बागीचे से राइट साइड मेन गेट था और लेफ़्ट साइड पर इस नर्सिंग होम की बिल्डिंग शुरू होती थी। विनय इन दोनों को ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि कुछ लेकर आता है खाने के लिए, और ये दोनों बस बातें करने लगते हैं। 10-15 मिनट बीतने के बाद रूह ज़रा विनय को तलाशती है आँखों से, लेकिन वो दिखता नहीं कहीं। भाभी, मैं अभी आई, देखो तो विनय कहाँ रह गए? हाँ ठीक है। भाभी को वहीं बिठाकर रूह ने भी अपने कदम उस तरफ किए थे। उसने ज़रा तलाशा था तो विनय नहीं मिला था। तभी एक नर्स अपने काम के बर्डन से इरिटेट होकर इस तरफ बढ़ी थी, दूसरी साइड बिल्डिंग के दूसरे छोर पर पहुंचने के लिए। एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, आपने मेरा मतलब यहाँ का कैंटीन कहाँ है? क्यों, तुम्हें मैं क्या यहाँ नोटिस बोर्ड लगती हूँ? अरे नहीं सिस्टर, आपने किसी बहुत हैंडसम लड़की को देखा यहाँ? क्या है, कभी कोई आता है पूछने, कभी कोई आता है, कभी कोई लड़की के लिए पूछने आता है तो कभी कोई लड़के के लिए, और तुम्हें क्या लगता है यहाँ मैं सबकी हैंडसमगिरी नोट करती हूँ? सारा फ्रस्ट्रेशन सिस्टर शायद रूह पर निकाल देती। तभी रूह की दिमाग की बत्ती जल गई थी। कभी कोई ये सोचने लगी थी रूह, और वो नर्स 3 कदम आगे बढ़ गई थी। सिस्टर, सॉरी मैं आपको और परेशान कर रही हूँ, मेरा मतलब एक सेकेंड, ये कह कर रूह ने अपना मोबाइल निकाला था, और मोबाइल निकाल कर एक की तस्वीर को स्क्रीन पर किया था। क्या ये यहाँ आई थी? हाँ, यही तो आई थी जो एक लड़की के बारे में पूछ रही थी, और वो भी प्रेग्नेंट। अरे हटो ना सामने से, बहुत काम है मुझे। सिस्टर ये कहकर इरिटेट होकर आगे बढ़ गई थी, और रूह अपने हाथ को भींच कर वहाँ खड़े होकर सोचने लगी थी। मोबाइल उसी सोच में उसने अंदर अपनी जेब में रख लिया था। क्या एक ही यहाँ आई थी?
इसका मतलब ओह माय गॉड, कहीं भाभी को विनय के साथ तो नहीं देख लिया और इस सिस्टर से पूछ लिया। ए भगवान, ये क्या किया आपने कि तभी विनय भी इस तरफ आ गया था। उसने हाथ रखा था रू के कंधे पर। रू फट से फ़ौरन पलटी थी। मुझे घर जाना है विनय। क्या हुआ? कॉफ़ी तो पी लो। नहीं नहीं, किसी और दिन, अभी प्लीज़ मुझे घर जाना होगा। रू ज़रा जल्दी दिखाने लगी थी। अच्छा ठीक है भाई, चले जाना। ठीक है, मैं भाभी को तो देखूँ। हाँ हाँ, मैं चलती हूँ। ये कहकर विनय और रू भाभी की तरफ गए थे और भाभी से विदा लेकर, विनय से विदा लेकर रू वापस घर की तरफ अपनी कार से बढ़ चुकी थी। स्कूटर तो कविशा ने भी रोका था अपनी बेकरी के आगे और वो बस उदास मन से अपनी गर्दन झुकाए अपनी बेकरी में पहुंची थी और अपनी जगह हो गई थी। काका ने उसे ऐसे ही उदास पाया था। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? घर पे सब ठीक है ना? हाँ काका, सब ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो आने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, आराम करती घर पे बेटा, हम लोग हैं ना। नहीं काका, वो थोड़ा सा देखना है ना भाई खाता, उसके बाद वो एंट्रीज भी करनी है। और हाँ, वो ऑर्डर पूरा हो गया? हाँ हाँ बेटा, वो ऑर्डर पूरा हो गया है, पैक भी हो गया है, बस अब टेम्पो पे लाद देना है। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह पर मुड़ गई थी। कविशा जाकर बैठ तो गई थी, लेकिन उसका दिल शायद अभी रात में ही अटका हुआ था। रात का वो मंजर उसकी आंखों से निकल ही नहीं रहा था। किस तरह आमाल खड़ी थी बारिश में अपने कान पकड़े और बैठ गई थी अपने घुटनों के बल। उसकी आंखों में जो मोहब्बत थी वो खींच ले गई थी कविशा के दिल को। मोहब्बत मोहब्बत जब जुड़ती है तो बहुत गहरा तनाव खींचती है। उसी तनाव का एहसास हुआ था कविशा को। उसके दिल ने ये फीलिंग शायद उसे पहली बार दिलाई थी। शायद पहली बार किसी की नम आँखों में देखकर उसकी आंखें भी नम हुई थी। हाँ, खींचा था अमाल की मोहब्बत ने उसके दिल के तारों को और जोड़ लिया था अपने कंपन से। बस वही फीलिंग उसे महसूस हो रही थी। तो दूसरी तरफ उसका जो बी साइड माइंड था वो उसे अमाल के वो शब्द याद दिला रहा था। तभी वो झटक दे रही थी वो रात की फीलिंग, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी कि वो वापस उसी जोश के साथ उसके दिमाग पर अपना छाप ले रही थी, छोड़ दे रही थी अपने जाल को। क्या हो रहा है मुझे, क्यों उसके बारे में सोच रही? उसने उसने मेरा दिल तोड़ा और मैं जो मनाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी थी तो बोला है क्यों? क्यों बोला उसने ये सब? क्यों मेरे दिल पर चोट की? क्यों? कविशा अपने दिल में रोने लगी थी और उसका दिल का भाव उसकी आंखों से बहते पानी दिखा रहे थे। कविशा ने फ़ौरन से पहले ही अपनी आंखों के पानी को साफ़ कर लिया था अपने दुपट्टे से और अपनी उस बही खाते में से भी अपने आंसू की बूंदों को साफ़ किया था और कैसे न कैसे अपना ध्यान अपने काम पर लगाया था। वहाँ आमाल की नींद भी खुली थी, लेकिन फिर भी वो बेड पर ऐसे ही लेटी हुई थी। कोशिश तो की थी उसने अपनी कदम बेड से उतारने की, लेकिन उतार नहीं पाई थी। उसका दिल बहुत भारी महसूस हो रहा था उसे। कविशा की वो नज़रें, उनमें वो मोहब्बत और वो लफ्ज़ कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ मुड़ने लगा था, मैं झुकने लगी थी तुम्हारी तरफ। अपनी मोहब्बत को अपने हाथों में पाकर वापस खो देना क्या किसी पहाड़ के टूट जाने से कम है? बस
यही सोचकर अमाल की आंखों से भी पानी की नदियाँ बह रही थी। वो कहते हैं कि पानी अपनी जगह पहाड़ में भी बना लेता है और पहाड़ को काट कर वो नदियों की धाराएं निकाल लेता है। हो सकता है ये आंसू जो दोनों तरफ से बह रहे हैं इस पहाड़ को चीर दें, अपना निशान बना ले उस पहाड़ पर। हाँ, पानी में इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर को काट दे। तो ये पानी शायद वही काम करे। होप सो। रूह की कार फट से रुकी थी। दरबानों ने गेट खोल दिया था। वो फट से अपने कमरे में आई थी। बहुत तेज़ी थी उसकी कदमों में और बस वही तेज़ी लिए वो अपने कमरे में इधर उधर करने लगी थी। चहलकदमी, उसके कदमों में कहीं भी ठहराव नहीं था। बेचैन थे उसके कदम, कदमों के साथ साथ उसके हाथ भी बेचैन थे। कैसे, लेकिन मैं कैसे बात करूँ एके से, कैसे, क्या करूँ भाभी से? नहीं, भाभी मुझे कुछ नहीं बताएंगी, ना कुछ करने के लिए कहेंगी। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन लेकिन एक को विनय के बारे में पता चलेगा तो क्या करूँ मैं भगवान, क्या करूँ? अपने माथे को रगड़ती तो कभी अपने गालों को, कभी अपनी आँखों को बंद करके तेज खोल लेती तो कभी अपने दोनों हाथों को रगड़ने लगती रूह इस अपने कमरे में। तभी एक पॉइंट पर आकर उसकी चहलकदमी करते कदम रुक गए। उसकी सीने ने एक लंबी सांस ली। बस, बहुत हुआ, मैं एक को सब बता दूंगी। हाँ, यही टाइम है शायद। और उसने अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश की थी। वहाँ अपनी साइकिल पर सवार कविशा की वो दोस्त जिसके घर कविशा गई थी वो बेकरी में आ गई थी। बेकरी के बढ़ जाने का टाइम था, लेकिन अभी 2-3 वर्कर्स और काका थे। काका ने कविशा को घर जाने के लिए कहा था उसके उदास चेहरे को देखकर, और कविशा ने काका की बात मानी थी और अपने कदम बाहर की तरफ किए थे। तभी टकरा गई थी वो अपनी दोस्त से। तू तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों, मैं तेरी बेकरी नहीं आ सकती? उसने अपनी बहू को उचकाकर पूछा था। हाँ, तू कहीं भी आ सकती है। क्या कुछ ब्रेड्स या कुकीज़ चाहिए? नहीं, जब चाहिए होंगे तो मैं ले जाऊँगी। उसके लिए तेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं, मैं काका से सब कुछ ले जाती हूँ। लेकिन हाँ, आज दरगाह पर मजलिस लगने वाली है तो तू चलेगी? मैं जा रही हूँ। और तेरे चेहरे को देखकर, तेरे दिल के भाव को देखकर लग रहा है कि तुझे मुझे वहाँ ले जाना चाहिए खींच कर। तू मना करे या हाँ करे, क्या बात कर रही है? लेकिन मेरा बस, मुझे मालूम था तू यही कहेगी कभी कि मन नहीं है मेरा, ये नहीं है मेरा, तबीयत ख़राब है मेरी। ओ कम ऑन, वहाँ सब ठीक हो जाएगा जाकर, चल। ठीक है, चल। कविशा ने भी जाने की इजाज़त दे दी थी यहाँ अपनी दोस्त को। तो तू अपनी साइकिल पर जाएगी? हाँ, वैसे भी मेरी साइकिल तेरे स्कूटर से तेज़ चलती है। बस, कुछ भी। अब तो तू रेस लगा के देख ले। नहीं, मैं अभी इस वक्त कोई रेस वेस नहीं लगाना चाहती। चल, तू आगे आगे चलना, मैं अपना स्कूटर स्लो करके चलूँगी। स्लो? तेरा स्कूटर फुल स्पीड पे रहता है ना, तब भी मेरी साइकिल से पीछे हो सकता है। हाँ हाँ बाबा, ठीक है, तेरी साइकिल ही उड़न खटोला है बस। कविशा मुस्कुराई थी, उसकी आंखों में चमक आई थी। काफ़ी दिन के बाद वो अपने स्कूटर पर सवार हुई थी और ये दोनों निकल गए थे अपनी अपनी सवारी के साथ। वहाँ अमाल के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया था रूह ने। रूह, अपनी आँख पोंछ ली थी अमाल ने। बेटा, नॉक करने की क्या ज़रूरत है? आओ, ज़रूरत है एक है, नॉक करने की ज़रूरत है। वो दम घुटक रही थी यहाँ रूह, अपने आप को ज़रा बटोर रही थी, तैयार कर रही थी अपनी बात कहने के लिए। क्या हुआ, कुछ चाहिए? हाँ, पैसे चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए कि वक्त चाहिए आपका। और और क्या? मेरा सारा वक्त?
मेरी रूह के लिए। आओ। रूह का हाथ पकड़कर सोफ़े पर बिठा दिया था अमाल ने। वो एक छोर पर सोफ़े पर बैठी हुई थी, हाँ वहीं जहाँ तकिया रखी हुई थी कविशा की, और दूसरे छोर पर उसने रूह को बिठा दिया था। आओ। मुझे माफ़ करना है कि मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, लेकिन क्या आप नर्सिंग होम गई थी? रूह ने उस नर्सिंग होम का प्रॉपर नाम लिया था और हैरानी से देखा था अमाल ने उसकी तरफ। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो आपने भाभी को वहाँ देखा? हाँ रूह। और आपने क्या अपना जजमेंट बनाया? कैसे जज किया भाभी को? हाँ, मैंने उसे जज नहीं किया। मैंने कोई अपना जजमेंट नहीं बनाया। मैंने रूह बेटा अभी छोटी हो, नहीं समझ पाओगी मेरी बात को। मैं छोटी नहीं हूँ क्या? आपने भाभी से क्या पूछा था? हाँ, आपको मालूम है वो वहाँ क्यों गई थी? क्यों गई थी? क्या तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। क्या मोहब्बत करना गुनाह है कि? बिल्कुल नहीं। ये किसने कहा तुमसे? और अगर मोहब्बत ऐसे इंसान से हो जाए जो आपका दुश्मन हो तो? कैसी बातें कर रही हो रू बेटा? क्या हुआ है? हाँ, साफ साफ कहो। मैं किसी से प्यार करती हूँ रू। पहले तो ये सुनकर अमाल चुप हो गई थी, खामोश हो गई थी। लेकिन सच है, प्यार करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत गुनाह नहीं है। हाँ, किससे? ये अमाल का सवाल था। वो विनय, विनय नाम है उसका। अच्छा, क्या तुम्हारे साथ पढ़ता है? अमाल ने एक मुस्कुरा कर सवाल किया था। हाँ। अच्छा, तो फिर उससे नर्सिंग होम का क्या लेना देना बेटा? जिसके साथ आपने भाभी को देखा था वो विनय था। वो विनय से मिलने गई थी। क्या? ये सुनकर थोड़ी सी कमर सीधी की थी अपनी अमाल ने। क्या? क्या कहा? अगर ऐसी बात है रू, तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया कि वो विनय था? और वहाँ की सिस्टर ने मुझे क्या बताया? क्या बताया है कि वो प्रेग्नेंट है? ये बताया आपको और आपने मान लिया? विनय वहाँ अपनी भाभी को लेकर गया था। उसकी भाभी प्रेग्नेंट है। उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो वहाँ के डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे थे, जिसके लिए भाभी को उस दिन विनय ने फ़ोन कर कर बुलाया था। क्या? और फट से अमाल के जहन में वो वाला सीन आया जब सुबह सुबह कविशा ने फ़ोन उठाया था और उसने किसी के पास आने की बात कही थी। बस उसके पैरों के तले से ज़मीन हिल गई। हाँ, और भाभी ने उसकी भाभी को ये किसी मैटरनिटी होम के बारे में बताया था उस दिन, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं। विनय विनय था वो विनय था, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया? कुछ भी था, कुछ भी वो मुझे बता सकती थी ना। उसने क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया? रूह, अब तुम भी मुझे पूरी बात नहीं बता रही हो। बोलो बात क्या है? एके, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो एके। मेरी ही गलती है ये, मेरी ही गलती है। अपनी बात पूरी भी नहीं की थी रूह ने कि वो सिसक सिसक कर रोने लगी थी। और अपनी रूह को दोनों कंधे पकड़कर अमाल ने कस कर उसे संभाला था। क्या हुआ है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों को पता थी और मुझे नहीं? क्यों? क्योंकि विनय विनय उस गैंग के मेंबर का बेटा है, एक जिसने हमारे बाबा को
गोली मारी थी। क्या? बची कुची जो भी ज़मीन थी अमाल के कदमों के नीचे, वो सारी की सारी खींच ली थी रूह की इस बात ने। और रूह को जो पकड़ा हुआ था अमाल ने, उसे छोड़ दिया था और खड़ी हो गई थी अमाल हैरानी में। क्या? ये कैसे मुमकिन है रूह? ये कैसे मुमकिन है, मुझे बताओ। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है कि मुझे नहीं मालूम था, ना विनय को कुछ मालूम था। हम तो कॉलेज में मिले थे। इस बार पता चला जब मैं घर आई, इस बार ही पता चला है कि मुझे माफ़ कर दो, कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं आपको बताने से डर रही थी, इसलिए मैंने भाभी को बताया। भाभी ने मेरी मेरी फीलिंग्स को जान लिया था। मैं उदास रहती थी, मेरी उदासी को पकड़ लिया था, इसलिए मैंने उन्हें बताया। और वो मेरी मदद कर रही थी। वो आपसे बात करना चाहती थी, वे सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी वजह से हो रहा है ये सब। अमाल ने अपने अंदर चल रहे सारे इमोशन को बांध दिया था। बांध कर वो अपने इस कमरे की खिड़की के पास गई थी और बाहर देखा था। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठा दिया था और अपने हाथों से रगड़ा था अपना चेहरा। ये क्या किया था? ये क्या किया रूह? फिर से वो रूह की तरफ मुड़ी थी और रूह को, रोती हुई रूह को अपने सीने से लगा लिया था। बस मेरा बेटा, अब रो नहीं, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी सब, मैं संभाल लूँगी। लेकिन क्या विनय भरोसे लायक है? हाँ, ओके, अभी चुप हो जाओ। वो भरोसे लायक है या नहीं, कितना मजबूत है तुम्हें लेकर, तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, वो सब मैं पता कर लूँगी। बस अब रो नहीं। अपनी एके से गले लगते हुए सिसक रही थी रूह और सिसकियों में ही कह रही थी, भाभी को ले आओ, भाभी को। बस कहा ना, चुप हो जाओ और जाओ अपने कमरे में जाओ। रूह का माथा चूमा था यहाँ अमाल ने। रूह ने अपने चेहरे को साफ़ किया था और अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए थे। मैं कैसे ले आऊँ उसे? अब तो और मैं अपना चेहरा उसे नहीं दिखा सकती। उसने वो काम कर दिया जिसके आगे मैं कुछ भी नहीं। और मैंने क्या किया? मैंने बेवजह उससे सवाल किया, और वो भी इतना घिनौना सवाल। मुझ में हिम्मत नहीं रूह कि मैं उसके सामने जाऊं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। बस अपनी गर्दन को हिलाकर रोने लगी थी अमाल। रो सिर्फ इस तरह रही थी कि उसकी आंखों से बेजार आंसू गिरते चले जा रहे थे। वहाँ कविशा अपने दोस्त के साथ मज़ार पर पहुँच गई थी और सच में मजलिस लगी हुई थी यहाँ। वो सुर बज रहे थे जो एक प्रार्थना थे, एक गुहार थी, एक दुआ थी। और बस दूर से ही कनेक्ट कर लिया था कविशा को इस पुकार ने। अपने सर को उसने दुपट्टे से ढका था और बस अपनी दोस्त के साथ उसने दरगाह के अंदर कदम बढ़ा दिए थे। एक साफ़ जगह देखकर वो बैठ गई थी। साफ़ इन द सेंस खाली जगह। बैठकर उसने निहारा था उस दरगाह के उस गुंबद को, और बस उसकी आंखों से भी आंसू लगातार निकलने लगे थे, जैसे उसकी आंखों के आंसू ने वहाँ अमाल के आंसुओं का साथ पकड़ लिया था। और बस उसके दिल में न जाने एक नरमी कैसे पैदा हो गई। वो रोती रही उस पुकार को सुनते हुए। अपने दोनों हाथ उठाकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। ठीक उसके बगल में उसकी दोस्त भी बैठी थी और बहुत सारे लोग थे। मजलिस जो थी यहाँ पर, वो गा गा के अपनी दुआओं की मुराद की पुकार ऊंची करने लगे थे। इस दरगाह को जगमगाती ये रोशनी, ऊपर से इन मुरीदों की पुकार,
कलमा तेरे नाम का पढ़ पढ़ के दीवाना, कलमा तेरे नाम का पढ़ पढ़ के दीवाना। देख दिल ने सीख ली है बातें सूफियाना, देख दिल ने सीख ली है बातें सूफियाना। जिहाल मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैला देखो तो कैसे काटूं बिरहा की रतियाँ। बस इतना ही गा सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरा थ्रोट साथ नहीं दे रहा। और आज का एपिसोड भी मैं यहीं पर रोकती हूँ, ख़त्म करती हूँ, क्योंकि नहीं बोला जा रहा भाई। सॉरी। तो बस दुआ करिए कि अगला एपिसोड जल्दी आए और ये थ्रोट भी बहुत ठीक हो जाए, जो कि मुश्किल लग रहा है बिकॉज ये प्रदूषण ही है जो मजबूरी है मेरी, फ़िलहाल चाय से दूरी है मेरी। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार सुन रहे हैं तो समझिएगा कि थ्रोट की वजह से ऐसी है कहीं कहीं। तो बस जिसने सब्सक्राइब कर लिया उसका तहे दिल से शुक्रिया, आपका कमेंट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और बस यही कहूँगी, सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।